Hello guys, good evening everybody. We will discuss शेक्सपियर। हेमलेट को हम लोग यानी क्या है डिस्कस करेंगे। शेक्सपियर का यानी क्या है एक प्ले हेमलेट को हमने शुरू किया है और थोड़ा सा उसके कुछ की फैक्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ओके तो वो प्लीज़ यानी क्या है प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद से आपको आगे के फैक्ट समझ आएंगे, राइट। तो हेमलेट प्ले अपने आप में आप कहोगे टॉप 4 ट्रेजेडीज में आता है और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हैं कि अकेले हेमलेट और हेमलेट से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो करेक्टर्स हैं, हेमलेट और उसके करेक्टर्स के नाम पर भी कितनी बुकें लिखी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा उन बुकों के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो, द हेमलेट एक यानी क्या है नोवेल है। ओके, कब आया था? 1940 में आया था और किसके द्वारा लिखा हुआ है? विलियम फॉकनर। ओके, विलियम फॉकनर एक अमेरिकन यानी क्या है नोवेलिस्ट हैं। उन्होंने द हेमलेट नाम से यानी क्या है एक नोवेल लिखा हुआ है। ओके, तो अब आप कंफ्यूज ना हो कि हेमलेट और द हेमलेट, तो समझ सकते हैं द हेमलेट एक नोवेल है जो किसने लिखा है? विलियम फॉकनर ने लिखा 1940 के अंदर। हैजलिट डेस्क्राइब्ड पोलोनियस। पोलोनियस एक करेक्टर है। जब कल हमने करेक्टर पढ़े थे पिछली वीडियो में, ओके, तो हैजलिट ने पोलोनियस उसमें जो एक करेक्टर था उसको क्या कहा था? एज ए सिंसियर फादर, ओके, a busybody who is accordingly officious, garrulous and impertinent। क्या कहा था कि एज ए सिंसियर फादर पोलोनियस को हैजलिट साहब ने क्या कहा था? एज ए सिंसियर फादर, कि फादर के तौर पर अगर आप एक फादर के रूप में उसे देखते हो तो वो एक सिंसियर फादर है। दूसरी बात, आप बिजी बडी, एक यानी क्या है बिजी व्यक्ति रहा है। हु इज अकॉर्डिंगली ऑफिशियस, कैसा रहा है? थोड़ा सा ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब होता है शोइंग ऑफ, एक ऐसे इंसान जो ज्यादा दिखावा करता हो। तो आप जानते हैं कि पोलोनियस जो है वो एक राजा का आप कह सकते हैं कि उसका एक कानूनन सलाहकार है, ठीक है। उसके पास एक अच्छा अनुभव तो है ही। ओके, जिंदगी का आप कह सकते हैं लाइफ का अनुभव पोलोनियस को बहुत है। ओके, पोलोनियस के पास लाइफ का अनुभव बहुत है, ध्यान रखो। इसीलिए यानी क्या है वो हर किसी प्रकार की चीज में अपनी कुछ ना कुछ राय जरूर देता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वास्तव में वो बहुत ही नॉलेजेबल बंदा है। ओके, तो ऑफिशियस है वो। ओके, गैरुलस भी है, बोलता बहुत है। ओके, गैरुलस कहते हैं जो ज्यादा बोलता हो। इम्पर्टिनेंट और गुस्ताख भी। ओके, तो ये बिल्कुल सही है कि पोलोनियस इसी प्रकार का व्यक्ति रहा है। पोलोनियस को यानी क्या है तजुर्बा था, अनुभव था उसे जिंदगी के, यानी क्या है उसकी जब लाइनें भी आप सुनोगे तो कई बार आपको लगेगा वास्तव में ये एक अनुभवी इंसान रहा। ओके, तो पोलोनियस के लिए और हैजलिट साहब ने डिस्क्राइब किया था पोलोनियस को कि एज ए सिंसियर फादर, एक फादर के तौर पर सिंसियर रहा है, बिजी रहा है। हु इज अकॉर्डिंगली ऑफिशियस, गैरुलस एंड इम्पर्टिनेंट। तो दिखावा उसने अपने नॉलेज का किया है और आप जानते हैं एक व्यक्ति नॉलेजेबल है तो थोड़ा सा दिखावा तो कर ही सकता है। ओके भाई, जिसके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को क्या करेगा? बताएगा। तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि ज्ञान दिखा रहा है, तो ऑफिशियस तो बंदा है ही वो। ओके, जब उसका यानी कि अपने बेटे को जब वो बाहर भेजता है, ठीक है, लियाटिस को, तो क्या कहता है उसे? ओके, नाइदर बी ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी। ओके, तो ये बातें आप देखोगे सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल एक अच्छी लाइफ के लिए जरूरी हैं। कुछ ऐसे कई बार यानी क्या है कई मौकों पर उसे समझाने का प्रयास कर रहा होता है, तो एक अच्छा फादर है वो। ओके, बिजी बडी, अपने आप को आप देखोगे तो प्ले में हर समय कुछ ना कुछ आपको करता हुआ नजर आएगा। बिजी बडी है। ऑफिशियस, नॉलेज का दिखावा भी करता है क्योंकि नॉलेज है उसके पास। गैरुलस, बोलता बहुत है और इम्पर्टिनेंट, गुस्ताख भी है। नेक्स्ट यानी क्या हेमलेट्स फादर, इस नाम से भी आप देखोगे तो एक नोवेला है। नोवेला जो नोवेल से थोड़ा छोटा होता है उसे नोवेला कहते हैं। ओके, तो एक यानी क्या ये भी नोवेल है और स्कॉट कार्ड का लिखा हुआ है। ओके, ये राइटर है। द डेड फादर्स क्लब, ये भी एक यानी क्या है नोवेल है और ये किसने लिखा? मैट हैग ने। ओके, गर्ट्यूड एंड क्लॉडियस, आप जानते हैं दोनों ही उसके करेक्टर हैं, लेकिन इस नाम से एक बुक भी है, एक नोवेल भी है। ओके, गर्ट्यूड एंड क्लॉडियस के नाम से नोवेल बाय जॉन अपडाइक। और याद रखना जॉन अपडाइक एक अच्छे यानी क्या है आज के समय के आप कहोगे एक अच्छे यानी क्या है राइटरों में आते हैं। टू बी और नॉट टू बी। ओके, टू बी और नॉट टू बी, आप जानते हैं वैसे तो ये एक हेमलेट की सॉलिलॉकी है। हेमलेट इस लाइन को कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, लेकिन इसी नाम से आप कहोगे एक यानी क्या है नोवेल भी लिखा है। किसने लिखा? रिया नॉर्थ ने। ओके, नेक्स्ट है डेटिंग हेमलेट। डेटिंग हेमलेट 2002 में आया था और ये एक नोवेल रहा है और ये नोवेल किसका है? लिशा फिडलर।
ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा हेमलेट और उससे आने वाले जो करेक्टर्स हैं उन पर ही कई बुकें लिखी हुई हैं। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये एक ऐसे है, किसने लिखा है? तो आप कहोगे टी.एस. इलियट ने। ओके, टी.एस. इलियट ने इस ऐसे को लिखा, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हेमलेट के साथ क्या प्रॉब्लम है? टी.एस. इलियट ने बताया कि हेमलेट के साथ में यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हेमलेट कोई सही टाइम पर यानी कि एक्शन नहीं ले पाता, और इसी बात को लेकर के अपने इस ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में टी.एस. इलियट ने इस हेमलेट यानी कि प्ले को क्या कहा था? आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। ओके, हेमलेट हैड एन अंकल, हेमलेट का एक अंकल था, हेमलेट हैड एन अंकल, और इस नाम से भी एक नोबेल लिखा है। ये किसका है? थॉमस ब्रांच का ये नोबेल रहा है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो हेमलेट या फिर अन्य यानी क्या है जो राइटर जो करेक्टर्स हैं उनको लेकर के हैं, उनके नाम पर हैं, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फेमस लाइंस फ्रॉम हेमलेट। हेमलेट में आने वाली जो फेमस लाइन है उन्हें हम डिस्कस करेंगे, कौन लाइन कौन कहता है। ओके, तो देखिए क्या लिखा है? गॉड, ओ गॉड, हाउ वेरी स्टेल, फ्लाइट एंड अनप्रॉफिटेबल दिस वर्ड, ओके, सीम्स टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ड। कौन कह रहा है? तो आप कहोगे हेमलेट कहता है। एक्ट 1 सीन 2 में, ये एक्ट है ये सीन है। ओके, ये एक्ट है ये सीन है। एक्ट 1 सीन 2 में इस बात को कहता है कि गॉड यानी कि भगवान, हे भगवान, हाउ वेरी, कितना ये थका हुआ। स्टेल का मतलब जानते हो? स्टेल के अपने दो सेंस होते हैं, पढ़ा हुआ आपने। स्टेल कहते हैं ना कोई चीज़ जो बासा होता है, बासी जो खाना जैसे बासा हो जाता है, क्या बोलते हैं इसे? स्टेल। लेकिन स्टेल का एक सेंस और भी होता है। जैसे मान लो आप कोई मूवी देखने गए और मूवी में आपने जो कुछ भी देखा उसमें कुछ भी नया नहीं था। ओके, सब कुछ वही पुरानी बातें थी, नया तो कुछ था ही नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि मूवी वॉज स्टेल। इसका मतलब मूवी में कुछ भी नया नहीं था। स्टेल, ओके, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल, यानी कि ये संसार, ये दुनिया मुझे कैसी लग रही है? ये बिल्कुल मुझे थकी हुई, बेकार और फ्लैट है, अनप्रॉफिटेबल, इसमें कोई लाभ मुझे नज़र नहीं आता। इस संसार के कोई भी चीज़ें मेरे काम की नहीं है, हेमलेट कहता है इसको। फ्रैलिटी, द नेम इज वुमेन। ओके, ये लाइन आप कहोगे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आप लोगों को इसका विशेष ध्यान रखना है। ओके, फ्रैलिटी, द नेम इज वुमेन, काफी बार पूछी जाने वाली लाइन है। ये लाइन कौन कहता है? तो आप कहोगे ये लाइन कहेगा हेमलेट बोलता है एक्ट 1 सीन 2 के अंदर, और अपनी माँ के लिए ही वो ये बातें कर रहा होता है। ओके, तो फ्रैलिटी, द नेम इज वुमेन, यानी बेवफाई तेरा नाम ही औरत है। ओके, बेवफाई तेरा नाम ही औरत है, ये लाइन हेमलेट ने अपनी यानी आप कहोगे माँ के लिए बोली हुई थी। ओके, और अगर इस लाइन को दे देगा, तुमसे पूछे इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच बता दो, ठीक है, तो फ्रैलिटी, द नेम इज वुमेन, तो इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच तो आप देखते हो कि यानी क्या है? एपोस्ट्रॉफ हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, तो एपोस्ट्रॉफी हुआ। एक दूसरा और भी हो सकता है, जैसे आप कहोगे देखो फ्रैलिटी, द नेम इज वुमेन। अच्छा, आप जरा सोच के देखो कि ये बात उसने अपनी माँ के लिए कही है, बेवफाई तेरा नाम औरत है, तो ये बात तो सभी औरतों पर लागू हो गई ना। ओके, किसी एक पर नहीं है। पार्ट फॉर ए होल, पार्ट फॉर अ होल एंड होल फॉर ए पार्ट। ओके, ये अलंकार, ये फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा चुका हूं, कौन सा है? तो आप कहोगे शिनकडकी, ठीक है, तो इसमें दूसरा अलंकार हो सकता है कि शिनकडकी का भी आप उदाहरण ले सकते हो। नेक्स्ट है देखो, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ्ट लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड इन फ्रेंड एंड बोरोविंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री। कौन कहता है? तो पोलोनियस बोलता है। एक्ट 1 सीन 3 के अंदर ये लाइन आती है, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, ना तो आप किसी को उधार दो ना किसी से उधार लो। ओके, तो ना तो किसी से आप उधार लेने वाले बनिए, ना ही किसी को उधार देने वाले बनिए। फॉर लोन ऑफ्ट, कभी कभी क्या करता है, लोन जो होता है ना अक्षर, लूजेस बोथ, दोनों ही खो जाते हैं, इटसेल्फ यानी कि पैसा तो जाते जाता है और उसके साथ साथ यानी कि फ्रेंड भी चला जाता है। इसीलिए पोलोनियस अपने बेटे लियार्टिस को यानी कि ये एडवाइस दे रहा है, उसको बता रहा है कि जीवन में ये काम कभी नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये लाइन कहाँ आती है? आप कहोगे एक्ट 1 सीन 3 के अंदर ये लाइन आती है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क यानी क्या है? स्टेट के अंदर कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये कौन कहता है?
मर्सिलस कहता है जब उसे पता चलता है क्या, वहां जब घोस्ट अपियर होता है, और जब घोस्ट अपियर होता है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये क्यों घोस्ट बार बार यहाँ क्यों आ रहा है, क्यों दिख रहा है। तो वो कह रहा है कि कुछ तो है, ओके कुछ तो चल रहा है भाई, डेनमार्क यानी क्या है इस स्टेट में कुछ तो चल रहा है। मर्सिलस कहता है एक्ट 1 सीन 4 के अंदर ये लाइन आती है। देखो, टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओकर्स डिस्पाइट दैट एवर आई वाज वांट टू सेट इट राइट। कौन कहता है? तो आप कहोगे हेमलेट। टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, समय मेरे खिलाफ है। क्या कह रहा है? टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, समय मेरे खिलाफ है, लेकिन कोई बात नहीं, आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, मेरा जन्म भी तो उसे ठीक करने के लिए हुआ है। ओके, तो ये लाइन किसकी है? तो आप कहोगे हेमलेट की लाइन है, और हेमलेट इसे कहाँ? एक्ट 1 5 सीन 5 में ये लाइन कहता है, देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड यू नो कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस यू नो दिस। ओके, तो क्या कह रहा है कि भूत को भला, माय लॉर्ड भूत को और कब्र से चल करके यानी क्या है हमें यहाँ कुछ बताने की आवश्यकता क्या है। यानी कि जब भूत के बारे में वो सुनता है तो आप कहोगे होरेशियो ऐसा कहता है, और होरेशियो हेमलेट को कहता है। होरेशियो बड़ा होशियार व्यक्ति था। ओके, होरेशियो जो था वो बड़ा होशियार व्यक्ति था। अच्छा, जब वो भूत की कहानी सुनता है या भूत के बारे में उसे जब देखता है, उसे पता चलता है कि भाई भूत यानी क्या है, अच्छा किसी की डेथ हो गई, कब्र में उसे गाड़ दिया, लेकिन क्या है ना वो कब्र से निकल करके पता चलता है कि यहाँ महल में कुछ चीजें बताने के लिए आ रहा है। तो वो क्या कहता है, अरे भाई इस समय पर कब्र छोड़ करके यहाँ निकल करके हमें अब बताने की आखिर जरूरत क्या है। ओके, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो वो उससे बात करने के लिए नहीं जाना चाहता। ओके, वो उससे बात करने के लिए नहीं जाता, और किसे कहता है? हेमलेट से कहता है, हेमलेट तुम जाओ भूतों से बात करना, देखो तुम पढ़े लिखे हो, तुम कर सकते हो। ओके, क्योंकि हेमलेट वास्तव में यानी क्या है अच्छा पढ़ा लिखा था, लेकिन आप जानते हो कि पढ़ा लिखा कोई भी हो, भूत से बात करने के लिए पढ़ने लिखने की और इनकी जरूरत थोड़ी है। ओके, वो तो हो सकता है कोई भी घबरा सकता है उससे, तो फेस टू फेस जब मुलाकात हुई तो ये बड़ा यानी क्या होशियार व्यक्ति था, मतलब अपने को बचाने का प्रयास कर रहा होता है। हेमलेट को बोल देता है जाओ तुम बात करके आओ इसे है। तो ये कुछ यानी क्या फेमस लाइन है जो हेमलेट से यानी क्या अक्सर पूछी जाती है। और नेक्स्ट लाइन डिस्कस करेंगे। देखो, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अच्छा देखो, ब्रेविटी का मतलब क्या है? कोई चीज को संक्षेप में कहना, ठीक है, ब्रीफ। ओके, ये लाइन कौन बोलता है? तो आप कहोगे पोलोनियस की लाइन है, एक्ट 1 सीन 2 की लाइन है। क्या कहना चाह रहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कम शब्दों में और कम ही शब्दों के अंदर अपनी बात को रख देना ही बुद्धिमत्ता है। कम बोलने में और अपने पूरे यानी कि बात को कह देना ही क्या कहलाती है? तो आप कहोगे वही बुद्धिमत्ता कहलाती है। नेक्स्ट लाइन है, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डोथ मूव। और क्या देखो, डाउट द ट्रुथ यू नो टू बी लायर, बट यू नो डाउट नेवर डाउट यू नो आई लव। कौन कहता है? हेमलेट कहता है। ओके, और कहता क्या है? देखो थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में बता दूं। हेमलेट बोलता तो है, लेकिन इस समय ये लाइनें कौन पढ़ रहा होता है? तो आप कहोगे हेमलेट के द्वारा कही हुई लाइन है, लेकिन एक लेटर में लिखी हुई है, ठीक है, रिटन इन ए लेटर, इन अ लेटर। और पढ़ कौन रहा है इसको? पोलोनियस, ठीक है। जब उसे लगता है कि हेमलेट जो है ना वो पागल हो गया है, इस प्रकार का बिहेवियर क्यों कर रहा है, तो ये पता लगाने के लिए यानी क्या है पोलोनियस को कहा जाता है कि ये क्यों पागल है, तो इसके लिए पता करो। तो पोलोनियस जो है ना ये पता करके लाता है कि वो तो उसकी यानी कि बेटी ऑफेलिया के प्यार में पागल है नहीं है। तो आप उसके द्वारा लिखा हुआ ये लेटर देख लीजिए। तो वो लेटर यानी कि गर्ट्यूड को पढ़ करके सुना रहा होता है, और उसे क्या कहता है कि डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर। तुम इस बात पर यानी क्या है आप क्या कर सकते हो? संदेह कर सकते हो कि जो स्टार्स हैं उनके अंदर चमक होती है, उनमें फायर होती है। ओके, इस बात पर अगर तुम्हें डाउट हो तो भले ही हो जाए, नो प्रॉब्लम। डाउट दैट, आप ये भी डाउट कर सकते हो कि द सन डोथ मूव, सन यानी क्या है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है, चल करके जाता है, ठीक है। अब वो भी यानी क्या है मूव करता है, वो भी घूमता है। अगर तुम्हें इस पर डाउट हो तो वो भी चलेगा। डाउट द ट्रुथ यू नो टू बी लायर, अगर किसी सत्य को तुम झूठ मान लो तो ये भी चलेगा, लेकिन बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन कभी इस बात पर डाउट मत करना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ओके, तो ये लाइन जो है ना है तो हेमलेट की, लेकिन एक लेटर में लिखी हुई है। कौन पढ़ रहा है? पोलोनियस।
ओके, जो ये कारण बताता है उसको कि इसके पागल होने का कारण ये है, ये देखो तुम, ये तो यानी कि ओफेलिया के प्यार में पागल हो गया है। गेटिंग? नेक्स्ट लाइन क्या है देखो, देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ओके, तो लाइन क्या कहती है देखो, देयर इज नथिंग गुड और बैड, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बल्कि थिंकिंग मेक्स इट सो, बल्कि हमारी जो सोच होती है ना वो इसे अच्छा या बुरा बनाती है। ये लाइन भी हैमलेट कहता है एक्ट 1 सीन 2 में, और लाइन आप देखोगे तो लगेगा रियल में वास्तव में बहुत अच्छी लाइनें कही हुई हैं। ये सच्चाई है कि कुछ भी यानी कि लाइफ में अच्छा बुरा नहीं होता, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पर। हम लोग उसे अगर किसी चीज के लेकर के, किसी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर अगर आपने पहले से अपना मन बना लिया कि नहीं वो इंसान तो बुरा है, तो आपको उसके अंदर बुराइयां ही नजर आएंगी। ओके, आपने सोच लिया वो इंसान बहुत बढ़िया है, तो देखो आपको उसके अच्छाइयां नजर आएंगी। तो हमारी थिंकिंग जो है ना वही किसी को अच्छा या फिर बुरा बनाती है, लेकिन रियल में कुछ भी बुरा या फिर अच्छा होता नहीं है। हमारी थिंकिंग अगर अच्छी है तो वो अच्छा बन जाएगा, हमारी थिंकिंग खराब है तो वो खराब हमें लगने लगेगा। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, लाइन थोड़ा सा बड़ी है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। देखो, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, हैमलेट कहता है इस लाइन को भी, और क्या कह रहा है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इंसान कला की, भगवान की इस कला का यानी क्या है, क्या नमूना है। ओके, तो क्या गॉड ने यानी क्या है, आप कह सकते हैं कि किस प्रकार का एक अद्भुत प्राणी बनाया है, क्या कला है गॉड की। हाउ नोबल इन रीजन, रीजन कहते हैं लॉजिकल, लॉजिक में, ठीक है, लॉजिक लगाने में है वो कितना नोबल है। ओके, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, बुद्धि में वो क्या है, अनंत काल तक उसकी बुद्धि जा सकती है, मतलब अनंत समय को उसकी बुद्धि का कोई शोर नहीं है। ओके, कहाँ तक उसका दिमाग काम कर सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता। इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, ये अपनी फॉर्म के अंदर और अपने यानी कि मूव करने में कैसा है, अपने आप को अच्छा से एक्सप्रेस करता है, एंड एडमायरेबल और प्रशंसनीय भी है। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, अगर आप इसके कार्यों को देखो तो बिल्कुल यानी कि गॉड के एंजल की तरह इसके कार्य हैं। इन एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब सोच समझ। ओके, तो एप्रीहेंशन में, सोच समझ में भी ये कैसा है, हाउ लाइक अ गॉड, सोच समझ इसकी भी गॉड की तरह है। तो समझने में, चीजों को जानने में और जानने की इच्छा रखने में ये बिल्कुल गॉड की तरह है। द ब्यूटी ऑफ द बर्ड, इस संसार की यानी क्या है, शोभा है, इस संसार की सुंदरता है। इस संसार में इंसान नहीं होता तो कोई भी सुंदरता नहीं रही होती, तो ये संसार की यानी क्या है, सुंदरता है। द पैरागन ऑफ एनिमल, जानवरों का आदर्श है। पैरागन कहते हैं आदर्श, तो जानवरों के लिए यानी क्या है, ये आदर्श है। ठीक है, तो ये सब बातें यानी क्या कौन कह रहा है, हैमलेट कहता है। एक्ट 1 और सीन 2 की लाइन है, आप लाइनें समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से। देखो गॉड की, देखो गॉड भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं आर्टिस्ट है ना। गॉड ने सारी चीजों को बनाया है, और आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए एक ग्रेट आर्ट की जरूरत है, और गॉड ने उन सबको बनाया है। तो आप कह सकते हैं कि गॉड भी एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। इसीलिए यानी क्या है, उसने कहा कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ह्यूमन, गॉड की यानी क्या कैसी एक यानी क्या है वर्क का, कैसी यानी क्या उसकी रचना का एक उदाहरण है इंसान। ओके, कितना आदर्श है। हाउ नोबल इन रीजन, सोच समझ में, रीजन में, लॉजिकल में कितना यानी क्या है आदर्श है। हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, बुद्धि में कितना आप कह सकते हैं यानी क्या है अनंत है उसकी बुद्धि का, कोई यानी क्या है आप अनुमान नहीं लगा सकते, अनलिमिटेड बुद्धि है उसके पास। इन फॉर्म एंड मूविंग, उसकी फॉर्म और मूविंग कैसी है, बिल्कुल एक्सप्रेस करने योग्य है। एंड एडमायरेबल और प्रशंसनीय है। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, ओके, काम के अंदर वो बिल्कुल एंजल की तरह है। इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक ए गॉड, और एप्रीहेंशन का मतलब बुद्धि, समझने में आप कह सकते हैं वो बिल्कुल गॉड की तरह है। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की यानी कि सुंदरता है वो। द पैरागन ऑफ एनिमल, एनिमल का आदर्श उदाहरण है वो। ओके, कौन कह रहा है, हैमलेट कहता है। देखो नेक्स्ट लाइन है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ओके, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, ये याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनों में आती है और काफी बार पूछी हुई लाइन है। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ओके, करूं या फिर ना करूं। ओके, जब व्यक्ति के दिमाग में डाउट आता है ना, तो आप सोच में पड़ जाओगे ये करूं या नहीं करूं, अच्छा है नहीं है। ठीक है, तो डाउट, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, ऐसा करूं मैं या ना करूं। हैमलेट के दिमाग में एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो अपने आप को यानी कि खुद को मार लेने का विचार करता है, सुसाइड करने की सोचता है। तो कह रहा होता है क्या कि टू बी और नॉट टू बी, सुसाइड कर लूं या फिर ना करूं, जिंदा रहूं या फिर मर जाऊं।
ठीक है, तो ये लाइन आप कहोगे हेमलेट कहता है एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है। ओके, नेक्स्ट लाइन, get thee to a nunnery, why wouldst thou be a breeder of sinners। ये लाइन हेमलेट कहता है एक्ट 3 सीन 1 में। ओके, ननरी जानते हो, जहां पर नन्स को जो रखा जाता है। ओके, गेट दी टू ए ननरी। ओके, तो क्या कहता है कि तुम्हें यानी कि ननरी यानी कि पहुंच जाना चाहिए। ओके, व्हाई वुडस्ट दाउ बी ए ब्रीडर ऑफ सिनर्स, तुम यानी कि इस प्रकार के ब्रीडर कहते हैं पैदा करने वाले को, ठीक है, और सिनर्स का मतलब हत्याचारी, ठीक है, पापी, ऐसे पापी लोगों के यानी कि तुम ब्रीडर क्यों बन गए, तुम क्यों ऐसे लोगों के फादर हो। When sorrows come, they come not single species but in battalions। क्या कहते हैं देखो कि when sorrows come, जब दुख आते हैं तो याद रखो अकेले नहीं आते, पूरी बटालियन आती है उनकी, यानी एक दुख नहीं आता। आपने देखा, कहते हैं ना कि अगर एक समस्या में आप एक बार फंस गए तो उस सुलझ नहीं पाते आप, हमेशा समस्याएं आती रहती हैं। ओके, और अगर किसी का भाग्य अच्छा काम कर रहा है तो अगर कुछ बढ़िया हो जाए तो आपने देखा उसके साथ बढ़िया होता रहता है, ठीक है। जैसे कहावत सुनी होगी, कहते हैं ना कि लक फॉलोज लक, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है, तो लक फॉलोज लक, तो भाई लक जो है ना लक को फॉलो करता है, ऐसे ही सौरो जो है सौरो को फॉलो करता है। इसीलिए कहा गया है क्या कि व्हेन सौरोज कम, जब समस्याएं आती हैं तो दे कम नॉट सिंगल, तो वो अकेले नहीं आती हैं, सिंगल में नहीं आती वो, बट इन बटालियंस, बल्कि वो अपने समूह में आती हैं, पूरे बटालियन के साथ आती हैं। क्लॉडियस कहता है एक्ट 4 सीन 5 में, there is a special providence in the fall of a sparrow। okay, there is a special providence in the fall of a sparrow। हैमलेट कहता है, क्योंकि हैमलेट का मानना है, देखो क्या कहता है कि फॉल ऑफ ए स्पैरो, स्पैरो जानते हैं ना, गौरैया, एक छोटी सी चिड़िया होती है। ओके, तो एक छोटी सी चिड़िया होती है और उसमें भी वो मानता है कि गॉड का ही हाथ होता है। ओके, एक गौरैया की भी अगर मृत्यु होती है तो याद रखो उसमें भी गॉड का ही क्या है ना हाथ होता है, यानी कि गॉड की ही मर्जी होती है। गॉड की मर्जी के बगैर तो एक गौरैया भी नहीं मर सकती है। एक चींटी, कहते हैं जैसे आपने देखा, हमारे यहाँ कहने का एक तात्पर्य होता है कि चींटी भी नहीं मरती भगवान की अगर मर्जी नहीं होगी तो। इन द सेम वे हेमलेट का क्या मानना है, हेमलेट कहता है कि देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, तो एक स्पैरो के मरने तक में यानी कि गॉड का हाथ होता है, यानी कि गॉड की मर्जी होती है, उसकी डेथ आ गई है, उसका समय पूरा हो गया तो उसे मरना है, ये तो यानी क्या है, इसमें गॉड का ही जिक्र है। ओके, जब तक गॉड नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो कहना चाह रहा है कि हर प्रकार की यानी कि चीजों में गॉड शामिल होता है, बगैर गॉड की मर्जी के कुछ नहीं होता। तो हेमलेट कहता है एक्ट 5 सीन 2 के अंदर, द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस। अब क्या है देखो, द रेस्ट इज साइलेंस, ये आप कहोगे हेमलेट के अंतिम शब्द हैं, ध्यान रखो, हेमलेट के अंतिम शब्द हैं। हेमलेट इन्हें यानी कि मरने से पहले आखिरी बार जब बोलता है तो वो यही शब्द कहता है, यही सेंटेंस बोलता है कि द रेस्ट इज साइलेंस। ओके, अब यानी कि आराम जो है ना, वो शांति जो है ना, वही आराम है, ठीक है। और एक्ट 5 सीन 2 की लाइन है, व्हाट ए नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। ओके, नोबल माइंड यानी क्या है, एक कितना आदर्श यानी क्या है दिमाग या बात को दर्शाया गया है। I loved Ophelia, 40,000 brothers could not, with all their quantity of love make up my sum। हेमलेट कह रहा है, ओके, किसके लिए कहता है, तो आपको ओफेलिया के लिए बोलता है। एक्ट 5 सीन 1 की लाइन है, क्या कहता है कि आई लव्ड ओफेलिया, मैं ओफेलिया से प्यार करता हूं। 40,000 ब्रदर्स, 40,000 अगर उसके भाई होते ना तो 40,000 भाई मिलकर के भी ओफेलिया को यानी कि एक बहन को इतना प्यार नहीं कर सकते जितना वो उससे प्यार करता है। ओके, तो ये लाइन कहता है हेमलेट एक्ट 5 सीन 1 के अंदर, द सर्वेंट, ओके, द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग द फादर्स लाइफ नाउ वियर्स द क्राउन। सर्पेंट का मतलब स्नेक को कहते हैं, ठीक है, स्नेक को कहते हैं कि द भाई हेमलेट के यानी क्या है, जब फादर जो था किंग हेमलेट जो है, किंग हेमलेट की जब डेथ होती है तो आपको मालूम है चारों तरफ एक खबर फैला दी जाती है, एक झूठी अफवाह फैला दी जाती है कि राजा को सांप ने काट लिया है। तो अब क्या होता है, उसके बाद उसका जो घोस्ट आता है ना, तो वो हेमलेट से क्या कहता है कि द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग द फादर्स लाइफ, यानी वो सांप जिसने तुम्हारे पिता के जीवन को क्या किया था, स्टिंग किया था, डसा था, ठीक है, वो सांप जिसने तुम्हारे पिता के यानी कि जीवन को डस लिया था, नाउ वियर्स द क्राउन, आज वही ताज पहने हुए हैं,
आज वही मुकुट पहने हुए है। तो याद रखो, यानी क्या है, घोस्ट कहता है इस लाइन को, हैमलेट से कहता है, ताकि वह अपनी इस मृत्यु का क्या कर सके, बदला ले सके। ओके, सो अभी आप देखोगे तो इसकी कुछ और भी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे हैमलेट प्ले से, और भी कुछ बातें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी इसकी एक आपको अगर कहेंगे तो आपको स्टोरी भी बता दी जाएगी, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और लाइंस हैं। ओके, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, तो हर स्टूडेंट कोशिश करे ये पॉइंट्स अवश्य याद करें।